हेलो डियर, आप सभी जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन है। हम देखने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रश्न। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं साइकोलॉजी का। जी हाँ दोस्तों, जो साइकोलॉजी का आपका प्रश्न पूछा जाता है मनोविज्ञान का, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं, इसमें से हमें उम्मीद है कि इस दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। दोनों रह भी सकता है या दोनों में से कोई एक रहने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो कहेगा पर्सनालिटी क्या है, व्हाट मीन्स पर्सनालिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्राइब। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्राइब का जो है, इसको डिस्क्राइब करना है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। और एक क्वेश्चन जो हम इसमें शामिल किए हैं वो है मोटिवेशन। वो है क्या चीज़? मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिवेशन है क्या, एंड इसका टाइप्स के बारे में लिए हैं। तो ये दो क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं देखिएगा, ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक में सब में 2-3 क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक से इमोशन जो मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं उसमें भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनता है, और यहाँ भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पर्सनालिटी का भी बनता है मीन्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व होता क्या है, इसके प्रकार लिखे। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, तो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, टॉपिक बड़ा है, थोड़ा लगेगा कि ये कैसे समझे, लेकिन बहुत आसान है। जब चीज़ों को आप पॉइंट याद रखिएगा ना दिमाग में, तो समझना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन पॉइंट याद रखना पड़ेगा इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है, पर्सनालिटी का मतलब क्या है। देखिए, व्यक्तित्व के संरचना एवं प्रकृति को समझने के लिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण को समझाना अति आवश्यक है। क्लासिफिकेशन, काइंड्स, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में कितने प्रकार के होता है, कितने टाइप्स का पर्सनालिटी होता है, उस चीज़ को जो है उस व्यक्ति में उसकी संरचना। देखिए, पर्सनालिटी कब दिखता है किसी व्यक्ति में, पर्सनालिटी व्यक्तित्व कब दिखता है? उसके अंदर का नेचर, उसके अंदर का नेचर और प्लस उसका स्ट्रक्चर, ये दोनों जो है उसका जो है व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मीन्स कहा जाए तो वो व्यक्ति का संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का, और दूसरी चीज़ है कि उसका प्रकृति नेचर कैसा है, उस दोनों मिलके जो है एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मीन्स एक अच्छे व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होगा उसके अंदर शरीर भी उसका अच्छा होगा, और उसका जो नेचर होगा, जो उसका प्रकृति स्वभाव होगा, वो भी अच्छा होगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए जो है व्यक्तित्व को अलग अलग में वर्गीकरण किया गया है, और इसे समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रारूप से किया जाता है। मतलब जो भी व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो है ये प्रकार या वर्गीकरण को क्या किया गया, लाया गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रकार में कि जो है चीज़ें को क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है, कौन कौन से वर्गीकरण है, उसके अंदर कितने सारे प्रकार हैं। चीज़ों को समझिएगा, आसान होगा, नहीं समझिएगा भूल जाइएगा। और वीडियो को देखने के साथ पीडीएफ में देखिए, कॉपी में नोट्स कीजिए, तभी चीज़ें याद होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। चलिए यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, मुख्यतः पहले देख लीजिए कि वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो वर्गीकरण किया गया है, पहला वर्गीकरण है भारतीय आयुर्वेद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेद। देखिए, अब जो वर्गीकरण किया गया है ना, ये अलग अलग ढंग से किया गया। पहला वर्गीकरण किया गया कि इंडियन आयुर्वेद के अनुसार, जो आयुर्वेद पद्धति होता है ना, उसके अनुसार। नेक्स्ट किया गया स्वभाव के आधार पर। यहाँ पे देख सकते हैं हैबिट, मतलब स्वभाव के आधार पर कैसा आदतें हैं किसमें, उस तरीका के व्यक्ति को यहाँ पे किया गया वर्गीकृत। नेक्स्ट वर्गीकृत किया गया, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तीसरा जो वर्गीकृत किया गया वो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी का कैसा संरचना है उस टाइप पे किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है चौथा मैं आप सभी को यहाँ पे बताना, चौथा है सामाजिक आधार पे जो है व्यक्तित्व का क्या किया गया, यहाँ पे उसे वर्गीकृत किया गया। तो आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी पूछेगा, मतलब व्यक्तित्व का वर्गीकरण पूछेगा, तो क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे इंडियन आयुर्वेद के आधार पर। दूसरा क्या लिखेंगे? अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? तो दूसरा हम लोग अभी जो यहाँ पे देखे हैं कि बॉडी संरचना के आधार पे, और उसके बाद स्वभाव के आधार पे, और उसके बाद क्या चीज़ था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें था सामाजिक आधार पे। 4 चीज़ें याद रखिएगा,
इंडियन आयुर्वेद, स्वभाव, शरीर के संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर और सोशल बेसिस, 4 याद रखिएगा। और इस 4 के अंदर आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं जब ये 4 याद रहेगा। तो 4 सबसे पहले याद करने का कोशिश कीजिएगा कि जो व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण किया गया है 4 टाइप्स में। कौन कौन? इंडियन आयुर्वेद, उसके बाद स्वभाव, उसके बाद शरीर संरचना और उसके बाद सामाजिक आधार पे। ये 4 याद रहेगा तो इसके अंदर जो है टाइप्स अपने आप जो है आपको याद होने लगेगा फटाफट। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं आयुर्वेद वाला में थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, तो यहाँ पे चलिए हम लोग फ़िलहाल देखते हैं। देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार से विभाजित किया गया। मीन्स हम लोग जो 4 आधार पे जो देखे हैं ना, उसमें जो पहला है आयुर्वेद के अनुसार जो बांटा गया व्यक्तित्व को, तो उस आयुर्वेद में 3 तरीका से बांटा गया। उस आयुर्वेद में 3 तरीका से, पहला वात प्रधान मतलब डोमिनेटेड बाय विंड, वात प्रधान। दूसरा है पित्त प्रधान, डोमिनेटेड बाय द वाइल। और तीसरा है कफ प्रधान, डोमिनेटेड बाय द फ्लेगम। तो ये 3 याद रखिएगा। क्या चीज़ में? अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेद किसी भी पर्सनालिटी को 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया। उस पर्सनालिटी में जो 4 टाइप से किया गया वर्गीकरण, उसमें पहला है इंडियन आयुर्वेद। इंडियन आयुर्वेद के बेसिस अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेद में 3 प्रकार से बताया गया कि व्यक्तित्व होते हैं। पहला व्यक्तित्व है वात प्रधान मतलब डोमिनेटेड बाय विंड, दूसरा है पित्त प्रधान और तीसरा है कफ प्रधान। मतलब ये आपको जानते होंगे वात क्या होता है, पित्त क्या होता है और कफ क्या होता है। ये शारीरिक के अंदर पाया जाता है। वात प्रधान वाले व्यक्ति चंचल, स्फूर्ति वाले, मिलनसार, प्रश्नचित एवं वायु रोगों से ग्रसित रहने वाले होते हैं। देखिए जो वात प्रधान होता है ना, तो वो वात प्रधान होता है मतलब वो व्यक्ति चंचल होगा, स्फूर्ति वाला होगा, मिलनसार होगा सबसे और प्रश्नचित होगा, बट वायु रोगों से ग्रसित रहने वाला होगा। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इसमें सब पॉजिटिव होगा बट जो उसका रोग होगा वो वात मतलब क्या होता है? वायु रोगों से ग्रसित होगा, वैसे व्यक्ति। ये हो गया। बी नंबर है पित्त प्रधान, डोमिनेटेड बाय द बाल, पित्त होगा। ऐसे व्यक्ति आनंद युक्त लेकिन सुस्त, शारीरिक रूप से कमजोर एवं संवेदनात्मक दृष्टि से सशक्त होते हैं। देखिए जो पित्त प्रधान वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति आनंद युक्त होते हैं, एंजॉयबल में रहता है, लेकिन वो सुस्त होता है, लेजी होता है। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर भी होगा और ज़्यादा भावनात्मक रूप से वो क्या होता है? मजबूत होता है, उसके अंदर भावनात्मक चीज़ें ज़्यादा होगा। किसमें? पित्त प्रधान वाले में। जबकि वात प्रधान में क्या था कि वह स्फूर्ति, मिलनसार और प्रश्नचित्त वाला होगा, बट रोग से, वायु रोगों से ग्रसित होगा। वात में वायु और वायु रोग से ग्रसित होगा, हो जाएगा वात प्रधान। बाद बाकी उसमें और सारी चीज़ पाया जाएगा। अच्छा, पित्त प्रधान वाला में व्यक्ति सुस्त होगा, लेकिन वो क्या होगा? शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के साथ साथ भावनात्मक दृष्टि से वो सशक्त होगा, उसके अंदर इमोशनल पाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति आनंद युक्त होता है लेकिन वह सुस्त होता है, ये भी चीज़ है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होता है। कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही हो, निगेटिव उसके अंदर ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो ही कहता है पित्त प्रधान वाला जो भी व्यक्ति होगा ना, तो जो पित्त प्रधान वाला व्यक्ति है उसके अंदर आनंद तो पाया जाएगा ही, वो आनंद युक्त होगा ही, बट ये चीज़ें हो गया उसके अंदर पॉजिटिव, लेकिन वो सुस्त रहेगा, तो ये हो गया निगेटिव। वो शारीरिक रूप से कमज़ोर रहेगा, ये हो गया क्या चीज़? निगेटिव। और संवेदनात्मक दृष्टि से सशक्त रहेगा, मतलब वह इमोशनली ज़्यादा रहेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं पित्त प्रधान वाला में होता है। जैसे वात प्रधान वाला में क्या था? चंचल रहेगा वो व्यक्ति, तो ये पॉजिटिव चीज़ें है। स्फूर्ति है मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा चुस्ती फुर्ती है, पॉजिटिव हो गया। मिलनसार रहेगा, सबसे पॉजिटिव चीज़ें है। प्रश्नचित्त रहेगा, पॉजिटिव चीज़ें है, बट वायु रोगों से ग्रसित रहने वाला होगा, तो ये हो गया उसका निगेटिव। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो है इंडियन आयुर्वेद के अनुसार वो है कफ प्रधान। कफ प्रधान में क्या है? इस प्रकृति वाले व्यक्ति शांत, संवेगात्मक, दृष्टि से समान एवं शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। देखिए शारीरिक रूप से कमज़ोर पित्त प्रधान वाला में भी है और कफ प्रधान में भी वो क्या होगा? शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि उसका कफ जो है ये अंतर क्रिया को प्रभावित करता है, साथ ही उसका जो बाइल है, पित्त है, वो भी अंतर क्रिया को प्रभावित करेगा। तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से क्या होगा? कमज़ोर होगा ही, बट उसके अंदर जो नेचर होगा, जो संवेग होगा, वो क्या होगा? समान रहेगा एज ए पित्त प्रधान वाले रोग व्यक्ति में। तो ये 3 टाइप से इंडियन जो आयुर्वेद ने डिस्क्राइब किया पर्सनालिटी को 3 टाइप से, वो है क्या चीज़? डोमिनेटेड बाय विंड, डोमिनेटेड बाय बाइल और डोमिनेटेड बाय फ्लेगम। तो ये 3 याद रखिएगा, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। किसके अनुसार? इंडियन आयुर्वेद के अनुसार। इंडियन आयुर्वेद के अनुसार ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर ये चीज़
ये चीज़ अगर नहीं याद रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा याद करने में। इंडियन आयुर्वेद के अनुसार ये 3 टाइप से हो गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, स्वभाव के आधार पर। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं ना बहुत आसान है, बहुत याद करना आसान है। बस वो इंडियन आयुर्वेद के अनुसार जो था थोड़ा कठिन था, बट अब जो हम लोग देखने वाले हैं ये बिल्कुल आसान है। अब चलिए स्वभाव या इसी को हम लोग हैबिट बोलते हैं, आदत बोलते हैं, तो इसके आधार पर जो है 4 टाइप से जो बता गया ना, इंडियन आयुर्वेद और नेचर या हैबिट और शारीरिक संरचना और उसके बाद सामाजिक, तो इसमें एक हम देख चुके हैं इंडियन आयुर्वेद के अनुसार। अब दूसरा देख रहे हैं हैबिट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हैबिट व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक मोर्गन और गिलीलैंड ने व्यक्तित्व को वर्गीकरण स्वभाव के आधार पर किया, जो निम्न 4 प्रकार से है। इंडियन आयुर्वेद कितने प्रकार से था, 3 प्रकार से। और यहाँ पे जो मोर्गन एवं गिलीलैंड ने जो व्यक्तित्व को बांटा स्वभाव के आधार पर, वो 4 प्रकार से है। कौन कौन है इस चीज़ को देखिए, बहुत आसान है। स्वभाव में क्या क्या चीज़ आएगा, तो कोई व्यक्ति देखिएगा स्थिर रहता है, अनस्टेबल रहता है, मतलब अनस्टेबल मतलब वो अस्थिर रहेगा, उसका मन अस्थिर रहता है। उसके बाद है चिड़चिड़ा। कितना व्यक्ति देखिएगा वो चिड़चिड़ा रहता है, उसके अंदर कोई भी बात आप बोलिएगा तो वो चिड़चिड़ा, उसके अंदर वो बातें सही नहीं लगेगा। नेक्स्ट होगा, एक व्यक्ति होता है जो डिप्रेस होता है, उदास व्यक्ति होता है। और एक होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि वो व्यक्ति के अंदर प्रफुल्ल मतलब इलिटेटेड, मतलब वह जो है वह उत्साहित रहता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें 4 टाइप से बता गया। क्या क्या बांटा गया, पहला बांटा गया कि वह कोई व्यक्ति अस्थिर व्यक्तित्व होगा, चिड़चिड़ा व्यक्ति होगा, सैड उदास व्यक्ति होगा और प्रफुल्ल व्यक्ति होगा। मीन्स सीधा देखिए, आप लोग को याद करना बहुत आसान है। स्वभाव, किसी का स्वभाव मान गए आप, कैसे जज कीजिएगा, या तो वो व्यक्ति इधर उधर भटकते रहेगा, मतलब अनस्टेबल है। कोई व्यक्ति के अंदर कोई बात बोलिएगा उसे चिड़चिड़ा लगेगा, मन उसका जो है आपके बातों से उसको चिड़चिड़ापन लगेगा, तो चिड़चिड़ा व्यक्तित्व है उसके अंदर। कुछ आप बोलिएगा लेकिन वह हमेशा, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ज़्यादातर उदासी ही कटता है उसके ऊपर, तो उदास व्यक्तित्व का होगा। इसमें व्यक्ति क्या होता है, अपने गमों में, अपने पुराने बातों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता है, उदास व्यक्तित्व जो होता है। नेक्स्ट होता है प्रफुल्ल व्यक्ति। प्रफुल्ल के मतलब क्या होता है, उत्साहित, उत्साह ने। तो जो प्रफुल्ल व्यक्ति होता है वो हमेशा आशावादी होता है, वो किसी न किसी चीज़ को लेकर आशा में रहता है कि हमारा ये काम होगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा और हम इसे प्राप्त कर लेंगे, वो हमेशा आशावादी रहता है। जबकि जो उदास व्यक्ति होता है, क्या होता है, ये उदास व्यक्तित्व के अंदर जो है निराशावादी होता है, ये हमेशा सोचता है इससे निराशा ही हाथ लगता है, या जो भी काम करता है तो इससे जो है वो लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कम हो जाता है। मीन्स आपको मैं क्या बता दिया कि आप अगर स्वभाव के आधार पर याद रखते हैं इस 4 चीज़ को, कि अस्थिर व्यक्तित्व, उसके बाद उदास व्यक्तित्व, चिड़चिड़ा व्यक्तित्व और प्रफुल्ल व्यक्ति, और इसके अंदर चीज़ों को आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इस जो अस्थिर व्यक्तित्व है, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवं असंतुलन स्वभाव के होते हैं। मैंने क्या बताया कि अस्थिर व्यक्तित्व वो होता है जिसके अंदर कोई अस्थाई का भावना नहीं होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस काम पे कभी उस काम पे, कभी उस पे फोकस कभी इधर फोकस, मतलब उसके अंदर कोई भी संतुलन नहीं रहता है। और वो संतुलन किसी भी प्रकार के, चाहे कोई काम, चाहे किसी से संबंध बनाना हो, चाहे कुछ हो, उसके अंदर अस्थिर का भावना होता हो, वैसे व्यक्ति में असंतुलन का भावना रहता है, और वही जो है स्वभाव रूप से अस्थिर व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है बी नंबर, चिड़चिड़ा व्यक्ति। चिड़चिड़ा व्यक्ति कौन होता है, इरिटेबल पर्सनालिटी का कौन होता है। इस स्वभाव के व्यक्तियों का व्यक्तित्व चिड़चिड़ा होता है, और ऐसे व्यक्ति झगड़ालू तथा गर्म स्वभाव के होते हैं। मानिए आप किसी व्यक्ति को आप कुछ बोले, वो आपके बातों से चिढ़ गया, मीन्स क्या हो गया कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, वो आपके बातों को सुनना नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है, और क्या होगा, उस प्रकार के व्यक्ति जो है झगड़ालू होता है, वो झगड़ा कर लेगा हर बात पे, और गर्म स्वभाव के होता है, मतलब मूडी होता है और आपके बात बात पर झगड़ा करता है। तो उस प्रकार के व्यक्तित्व को चिड़चिड़ा अपन व्यक्ति बोलते हैं। देखिए, आप इस चीज़ को सिर्फ याद रखें है ना कि व्यक्तित्व को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो 4 प्रकार से, 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला आपको याद रखना है इंडियन आयुर्वेद के अनुसार, दूसरा स्वभाव के अनुसार, तीसरा शारीरिक संरचना के आधार पर, और चौथा सामाजिक आधार पर। तो हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, ताकि चीज़ को आपको अंदर याद हो जाए। तो उसके अंदर जो है इंडियन आयुर्वेद है, तो उसमें वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, जहाँ पे शारीरिक क्रिया में असंतुलन और संतुलन होता है, तो उसके बाद है शारीरिक कमजोरी को वहाँ पे होता है। बट यहाँ जो है स्वभाव है, तो यह पूर्णतः स्वभाव को दर्शाता है। जैसे कोई व्यक्ति अस्थिर होगा, कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, कोई व्यक्ति उदास होगा, और कोई व्यक्ति खुशनुमा भी रहता होगा। तो उसी स्वभाव के आधार पर स्वभाव वाले को 4 भागों में बांटा गया है, तो जिसको हम लोग 2 को पढ़ चुके हैं।
अब तीसरा है उदास व्यक्ति। उदास व्यक्ति कौन होता है? इस प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्तित्व उदास होता है। ये अधिकतर संवेदनात्मक, इमोशनल, निराशावादी और उदास होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति उदास में हमेशा उसका जीवन बीतता हो, वैसे व्यक्ति को उदास व्यक्तित्व का पर्सनालिटी बताया जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा निराशावादी होता है और उसके अंदर इमोशनल ज़्यादा होता है और वह हमेशा उदास रहता है। इसीलिए इसे स्वभाव के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा जो है प्रफुल्ल व्यक्ति, इलेटेड पर्सनालिटी। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वभाव से खुशमिजाज, प्रश्नचित्त रहने वाले एवं आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अब देखिए, जो प्रफुल्ल व्यक्तित्व का होता है उसके अंदर सारा चीज़ें पॉजिटिव होगा और स्वभाव से खुशमिजाज, खुशनुमा रहता होगा। उसके अंदर हमेशा प्रश्न, जो मन होगा वो हमेशा प्रश्न रहता होगा और वह आशावादी होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, मतलब वह आशा करता हो कि चीज़ें अच्छा होगा, तभी जाके वह अपने अंदर खुशनुमा मिजाज को बना के रखता होगा। तो ये हो गया प्रफुल्ल व्यक्ति। अब देखिए, ये अगर इतना भी अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये वो चीज़ को 4 बार 5 बार चीज़ों को बता रहे हैं, फिर भी आप नई चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसमें तो मेरी गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए, हम लोग 2 पढ़ चुके हैं स्वभाव और इंडियन आयुर्वेद के अनुसार। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं शारीरिक संरचना के आधार पे। शारीरिक संरचना के आधार पे क्या है? तो तीसरा है शारीरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल मतलब क्या होता है? शारीरिक रूप से। पहला है क्रेस्मर का वर्गीकरण। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों को बांटा गया है। शारीरिक रचना पे जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया, तो इस हिसाब से जो है आपको चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ABC करके है। तीसरा जो शारीरिक संरचना है, इसके आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार से वर्गीकरण किया। पहला है क्रेस्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेस्मर। ये वैज्ञानिक के नाम है और इन्होंने अपने तौर पे जो है वो शारीरिक रचना के आधार पे अलग अलग व्यक्तियों को बताया। शारीरिक संरचना बनावट के आधार पर क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में बांटा। और जो शारीरिक संरचना पे जो क्रेस्मर ने अपना वर्गीकरण दिया, उसमें 3 प्रकार से उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व होते हैं। कौन कौन व्यक्ति होते हैं क्रेस्मर के अनुसार? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है क्रेस्मर के वर्गीकरण में एस्थेनिक टाइप, दूसरा है एथलेटिक टाइप और तीसरा है पिकनिक टाइप। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत आसान है। एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक टाइप, ये 3 टाइप तो है ही, इसको याद रखिए क्रेस्मर के वर्गीकरण में। तो एस्थेनिक जो टाइप है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लंबे तथा दुबले पतले वाले होते हैं। एक क्रोधी तथा निराशावादी होते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति दुबले पतले होता है उसके अंदर जो है ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो क्रोधित ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ा वो ज़्यादा होगा किसी बात से, और वो निराशावादी होता है। तो एस्थेनिक व्यक्ति कौन टाइप का कौन होता है? जो दुबले पतले होते हैं, जिसके अंदर क्रोध और निराशा ज़्यादा होता हो। तो ये हो गया एस्थेनिक टाइप। दूसरा है एथलेटिक टाइप, ऐसे व्यक्ति हिष्ट पुष्ट एवं शरीर स्वस्थ वाले व चुस्त होते हैं। मीन्स एथलेटिक टाइप जो खिलाड़ी सब देखते होइएगा, क्या होता है? एथलेटिक जो खिलाड़ी होता है कितना चुस्त दुरुस्त होता है, तो वहीं पे जो एथलेटिक टाइप के व्यक्ति होते हैं शरीर से काफ़ी चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट होते हैं। उसके बाद है पिकनिक टाइप, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं, वह स्वभाव से प्रश्नचित्र वाले होते हैं, आराम प्रिय एवं मिलनसार व्यक्ति होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा मोटे होता है और जो ज़्यादा मोटे टाइप का होता है, छोटे रहता है, नाटे रहता है, वो व्यक्ति झगड़ा से थोड़ा दूर रहता है और वो क्या करता है? वो अपने आप में मगन रहता है, हमेशा खुश रहता है और सबसे मिलनसार रहता है, पिकनिक टाइप के व्यक्ति। तो आपको क्रेस्मर के वर्गीकरण में शरीर के संरचना में जो एक वैज्ञानिक ने आया क्रेस्मर, तो ए में लिखिएगा क्रेस्मर के अनुसार 3 टाइपों में व्यक्तित्व को बांटा गया, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और पिकनिक टाइप। उसके बाद आप लोग समझ जाइए कि एस्थेनिक में दुबला पतला के व्यक्तित्व को रखा गया, निराशावादी को, एथलेटिक में हिष्ट पुष्ट को रखा गया, पिकनिक में नाटे और मोटे को रखा गया। तो ये चीज़ें हो गया क्रेस्मर के अनुसार। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं सेल्डन का वर्गीकरण। अब देखिए, सेल्डन, आपको वैज्ञानिक के नाम इसमें जरूर याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बस इसमें 2 ही वैज्ञानिक ने अपना वर्गीकरण दिया, क्रेस्मर और सेल्डन। आपको याद रखना होगा, शरीर के संरचना में 2 वैज्ञानिकों ने अपना वर्गीकरण किया शारीरिक संरचना पर। एक क्रेस्मर ने 3 टाइप से और सेल्डन ने भी 3 टाइप से दिया। दोनों ने 3-3 टाइप से बताया शारीरिक संरचना के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए, सेल्डन ने भी शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा व्यक्तित्व को। पहला है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मेसोमॉर्फिक और तीसरा है क्या चीज़ यहाँ पे? एक्टोमॉर्फी। देखिए, याद करना बहुत, उसमें भी नाम मिलता जुलता था, जैसे एस्थेनिक और एथलेटिक और पिकनिक, और यहाँ पे भी है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फी। तो ये 3 भी ईजी है और वो 3 भी ईजी है। बस आपको ये होना चाहिए कि दिमाग में आपको होना चाहिए, दिमाग में अगर रहेगा तो याद रहेगा, नहीं दिमाग में रहेगा तो याद ही नहीं रहेगा। इसके लिए आपको 1-2 बार PDF पढ़ना होगा, वीडियो देखना होगा, तभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बड़ा होने वाला है।
देखिए, अब सेल्डन ने जो बांटा, सेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा। कैसे? इंडोमॉर्फिक, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से शक्तिहीन, मोटे तथा कोमल शरीर वाले होते हैं। अब ये याद रखना होगा कि एंडोमॉर्फिक होता है उसमें किस प्रकार के व्यक्तित्व को रखा गया। तो जो व्यक्ति मोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कोमल होते हैं शरीर से, वैसे व्यक्ति को एंडोमॉर्फिक में रखा गया सेल्डन के अनुसार। दूसरा है मेसोमॉर्फिक। एसो व्यक्ति शारीरिक रूप से संतुलित, तंदुरुस्त और हिष्ट पुष्ट होते हैं। मीन्स एंडोमॉर्फिक मतलब कमज़ोर, मेसोमॉर्फिक मतलब मध्यम प्रकार के व्यक्ति होगा, और एक्टोमॉर्फिक मतलब यहाँ पे देखते हैं, एक्टोमॉर्फिक मतलब यहाँ पे इस प्रकार के व्यक्ति वाले शरीर दुबले पतले, लंबे, कमज़ोर और निराशावादी होते हैं। एक्टोमॉर्फिक में बिल्कुल शून्य होगा, एंडोमॉर्फिक में थोड़ा सा उससे अच्छा होगा, और जो मेसोमॉर्फिक होगा वो सबसे बढ़िया होगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या चीज़? ऐसे याद रखिए कि एक्टोमॉर्फी जो होगा, एक्टो जो लगा रहेगा, ए होगा बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल कमज़ोर, पतला, लंबा, निराशावादी। और जो एंडोमॉर्फिक है, जो हम लोग पहला देखे हैं, एंडो वाला है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के व्यक्ति जो है कोमल होगा, मोटे होगा, थोड़ा शक्तिहीन होगा, और शारीरिक दृष्टि से वो शक्तिहीन होगा, एंडोमॉर्फिक। और जो मेसोमॉर्फिक है, ये मेसोमॉर्फिक वाला जो है, ये मेसोमॉर्फिक वाला हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है। तो चीज़ें को समझ गए। सेल्डन ने भी 3 प्रकार से बांटा, और हम लोग जो ऊपर में अभी देखे हैं, कौन सा वैज्ञानिक था यहाँ पे, क्रेस्मर और सेल्डन। वैज्ञानिक के नाम ही याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ, बट 2 बार 3 बार मैं चीज़ों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 2 वैज्ञानिकों ने बांटा। कौन कौन? क्रेस्मर और सेल्डन। क्रेस्मर के अनुसार 3 भागों में, और सेल्डन भी 3 भागों में। सेल्डन ने भागा एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। जो वहाँ पर क्रेस्मर ने बांटा वो भी बांटा, यहाँ पर देख सकते हैं, अस्थेनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और पिकनिक टाइप। याद करना इजी है, समझना भी इजी है। एंडोमॉर्फिक में जो है कोमल प्रकार के शक्तिहीन और मोटे लोग रखा गया। मेसोमॉर्फिक में संतुलित, तंदुरुस्त और हिष्ट पुष्ट को रखा गया। एक्टोमॉर्फिक में जो है निराशावादी, दुबले पतले और शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर व्यक्ति को रखा गया एक्टोमॉर्फी में। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं लास्ट में, सामाजिक आधार पे। हम लोग 4 आधार पे, 4 बेसिस, 4 तरीका से पढ़े हैं कि व्यक्तित्व को 4 आधारों पे बांटा गया। उसमें से लास्ट वाला है सामाजिक आधार पे, सामाजिकता आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल। सोशल में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग ने सामाजिक सोशल इंटरेक्शन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ये 2 प्रकार के हैं। अब एक नए वैज्ञानिक आए जुंग ने, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से कितना लगाव है किसी व्यक्ति को, तो इसके आधार पे जो है इन्होंने 2 भागों में सामाजिक आधार पे बांटा व्यक्तित्व को। एक है बहिर्मुख और एक है अंतर्मुख। यहाँ पे देख सकते हैं, एक है क्या चीज़, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और एक है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। देख सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रो मतलब होता है बाहरी और इंट्रो मतलब होता है आंतरिक। तो देखिए आसान है, याद करना बहुत आसान है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति यथार्थवादी होते हैं तथा जीवन की परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है ना, यह क्या होता है, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं यथार्थवादी होते हैं तथा जीवन की परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति किसी भी चीज़ को सामना करता है, किसी भी परिस्थिति को। इस व्यक्तित्व वाले का झुकाव बाहरी चीज़ों की ओर अधिक होता है तथा अपने जैसे स्वभाव वालों के साथ मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम पर होता है। एक कर्मठ, व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसिक तथा आक्रामक प्रकृति के होते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है ना, बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर, उसका जो मुख होगा, उसका जो के ध्यान होगा वो बाहर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। किसी व्यक्ति में ज़्यादा मिलना जुलना, दूसरे व्यक्तियों के साथ रहना, ये सब जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का अच्छा लगता है वैसे व्यक्तियों में। लेकिन जो इंट्रो पर्सनालिटी का जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर जो है वो बाहरियों से लेना देना नहीं रहता है। जिस प्रकार से इसमें बाहरियों से मिलना जुलना पसंद होता है, दूसरे लोगों के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है और इसका आत्मविश्वास चरम पे होता है। बट इसके उल्टा होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट उल्टा होता है। कैसे? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की प्रकृति अपने आसपास के लोगों की ओर नहीं होता है, जबकि जो बहिर्मुखी व्यक्ति था उसमें कुछ भी अट्रैक्शन जो था वो अपने आसपास के लोगों के प्रति था। बट ये अंतर्मुखी वाला जो व्यक्तित्व है, ऐसे व्यक्तित्वों के व्यक्तित्व में जो है वो आसपास के लोगों की ओर जो है झुकाव नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। तो यही चीज़ें होता है, बल्कि इनकी प्रवृत्ति स्वयं अपनी ओर अर्थात अंदर की ओर होती है। इसीलिए इसे अंतर्मुखी कहा गया और उसे बहिर्मुखी कहा गया। वह अंतर्मुखी इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यह खुद पर
और इसका जो झुकाव है ये अपने और अपने प्रवृत्तियों पर है, और उसका जो है दूसरों के प्रति है। बट ये अंतर्मुखी वाला को सिर्फ और सिर्फ अपने ही ओर है, अपने अंदर ही क्या है चीज़ें को देखते हैं। इनकी अभिवृत्ति, आदतें आदि ब्रह्मा रूप से प्रकट नहीं होते हैं। इनकी मानसिक शक्तियों का विकास अधिक होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस बाहरी चीज़ों पे नहीं करता है, उसका जो विकास होता है दिमाग का क्या होता है, चीज़ें के अंदर उसका स्टोर ज़्यादा होगा, उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है। तो यही होता है अंतर्मुखी व्यक्तियों में। सीधा समझिए ना कि बाह्यमुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब उस पर बाहरी लोगों के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति ज़्यादा झुकाव होगा, ज़्यादा मिलनसार होगा, ज़्यादा मिलना जुलना रहेगा और ज़्यादा लगाव होगा दूसरों व्यक्तियों से, आसपास के व्यक्तियों से। बट जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति होगा, इसके अंदर ये होगा, अंतर्मुखी जो व्यक्ति है इसके अंदर होगा कि इसके अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर जो है ये किस आसपास के लोगों से जो है, आसपास के लोगों के लिए झुकाव कम होता है, और यह आसपास के लोगों के ओर जो है इंटरेक्शन नहीं होता है। इसके खुद का अंदर की ओर जो है ज़्यादा क्या होता है, प्रवृत्ति स्वयं के लिए होता है, और इस प्रकार के आदतें जो है वो लोग बाहरी लोगों के लिए प्रकट नहीं कर पाते हैं, और इनका जो मानसिक विकास होता है अधिक होता है। लेकिन जो बहिर्मुखी था वो क्या होता है, चिंता मुक्त होता है, क्योंकि वो अपना बात सभी से बता पाता है, सभी को दिखा पाता है, तो यही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अध्ययनशील, शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति की श्रेणी में कवि, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि आते हैं। अब देखिएगा, जो व्यक्ति कवि होता है या वैज्ञानिक होता है या जो दार्शनिक होता है, ये ज़्यादा लोगों से क्या है बातचीत नहीं करता है, ज़्यादा अपना चीज़ों को दिखाता नहीं है दूसरे के सामने। लेकिन इसके अंदर इसका गुण ऐसा रहता है, चाहे वो कवि हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, जो इसको खुद से प्रश्न कराता है। इसके अंदर इतना चीज़ें ज़रूर है कि यह खुद को अपने आप से जो है क्या होता है, खुश रहता है। बट जो व्यक्ति के अंदर देखिएगा कि चीज़ें कम होगा, वो ज़्यादा चीज़ों को हल्ला गुला करता है, तो वो हो गया बहिर्मुखी व्यक्ति। और वो चीज़ों को हल्ला गुला करके ही खुश रहता है कि हम ये है, वहाँ है, दिस है, डैट है। लेकिन कभी आपको देखने को मिलता होगा ना, आपको कवि बोलेगा, ना कोई वैज्ञानिक बोलेगा, ना दार्शनिक बोलेगा कि हम ये है, वो है, दिस डैट है। वो अपने आप को जानता है कि हाँ हम ये चीज़ है, और वो अपने आप में खुश रहता है, इसीलिए उसका दिमाग ज़्यादा काम भी करता है। तो यही चीज़ें होता है। और ये लोग जो है अंतर्मुखी होते हैं, और जो बाह्यमुखी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हल्ला करता है, उसके अंदर थोड़ा चीज़ें रहेगा, वो दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा बांटता है। तो ये चीज़ें हो गया दो प्रकार से जो है वो जुंग ने बांटा था व्यक्तित्व को। तो अब यहाँ पे व्यक्तित्व द एंड होता है। देखिए 30 मिनट का वीडियो हो गया सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व के प्रकार समझाने में। अब फिर भी जो लोग नहीं समझाए होंगे मैं उनको बता दूँ, व्यक्तित्व को 4 प्रकारों में कौन कौन, इंडियन आयुर्वेद के अनुसार उसमें भी 3 था। उसके बाद आ गया कि स्वभाव के आधार पर, उसमें 4 टाइप्स था। उसके बाद आ गया था आपका शारीरिक बनावट, उसमें 2 वैज्ञानिक ने दिया, दोनों वैज्ञानिक ने 3-3 आधार दिया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आ गया आपका सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में 2 प्रकार था, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे समाप्त होता है व्यक्तित्व। अब यहाँ पे है एक और, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। देखते हैं आज हो पाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लग रहा है, तो इसको जो है हम लोग अभी छोड़ते हैं। इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ इसको।